डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टारगेट डिस्कशन के स्पेशल सेशन में। और आप सभी को साथ में बताऊं कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कम शब्दों में हम आपको बहुत ढेर सारी जानकारी देने वाले हैं। एस्पिरेंट्स का लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप प्लीज आंसर राइटिंग पे एक छोटा सा सेशन लेकर आ जाइए, एक बार हमें समझा दीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्टली हमें कितना कितना टाइम देना पड़ेगा। अभी जब तक कट ऑफ नहीं आ रहा है तो हम कैसे प्रैक्टिस करें, क्या करें, कुछ तो हमें बताइए। और सबसे बड़ी बात कि एक और बहुत बड़ा संशय था कि सर लिटरेचर के ही क्वेश्चन आएंगे या लिटरेचर के अलावा ग्रामर के भी क्वेश्चंस आएंगे या वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बच्चों के मन में बहुत ढेर सारा जो है कंफ्यूजन, संशय और टेंशन। हालांकि अलग अलग तरह से हमारे जो डिफरेंट साथी हैं यूट्यूबर्स, प्रयास है आपके प्रश्न का जवाब देने का। हमारी तरफ से कोशिश होगी कि हम आपको फाइनली एक ऑथेंटिक तरीके से आपको इन सारे आपके डाउट्स और सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हम ला सकते। तो आप सभी को हम सबसे पहले तो बताएंगे साथियों कि वास्तव में तो आपका ये मेंस का पेपर होने जा रहा है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न है। तो आप सभी देखें, ये आपका सिलेबस है। ओरिजिनल जो एडवर्टीजमेंट आया था, ये हिंदी वर्जन मेरे पास अभी तुरंत मिल गया तो मैं लाया। तो यहाँ ध्यान दें कि ये जो मेंस का सिलेबस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पेपर होने जा रहा है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन में 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 लॉन्ग क्वेश्चन है। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर है और आपके लिए जो टोटल टाइमिंग है वो मात्र वो 3 घंटे है, यानी 180 मिनट्स आपको मिलना है। अब आप सभी को बता दें कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसमें 2 खंड में डिवाइड रहेगा। जो पहला वाला खंड होगा सेक्शन ए या खंड अ, वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप का होगा और वहां पे टोटल जो है आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन को आपको 125 वर्ड्स में लिखना होगा। और जो आपके आपको मार्क्स मिलेंगे वो 8 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं और प्रत्येक लॉन्ग को भी देख लें, फिर उसके बाद हम आपको इस पे अपना बताएंगे कि कैसे आप करना। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और आप देखिए कि जो आपका खंड ब है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी टोटल 10 प्रश्न है और ये हर प्रश्न को आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और हर प्रश्न की वैल्यू होगी 10 मार्क्स। तो एकदम क्लियर है कि जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं 10, ये आपके 8 मार्क्स का हर क्वेश्चन है और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है ये आपका हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपके 120 और ये 80 हो गया। तो ये है आपके सामने और ये आपको पता चल गया है कि जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन अबाउट 125 वर्ड्स। और आपको जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपको लिखने हैं 200 वर्ड्स के। तो प्यारे साथियों, मैं बताऊं कि ये आपका जो पैटर्न है ये बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि आपसे जो वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी भी जो आपका सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है वो मात्र 200 वर्ड्स में पूछा जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि 200 वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, यानी आपसे कोई बहुत बड़ा टाइप का या ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है जिसमें आपको बहुत हाई लेवल पे क्रिएटिविटी की जरूरत है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। यही बात जीआईसी के लिए सत्य नहीं है। अभी मैं आपको जीआईसी का पेपर दिखाऊंगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का अब तक एक भी पेपर नहीं हुआ है तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल हम बहुत जल्दी आपको कुछ एलटी ग्रेड के पेपर लेकर आएंगे और आपको पूरा हम दिखाएंगे कैसे करना है। लेकिन हमारे पास जीआईसी का एकमात्र पेपर जो इस पहले हो चुका है 2020 में जब आया था तब वो पेपर हुआ था, वो हमारे पास है मॉडल पेपर के तौर पे। और आपको देखकर एक हैरानी भी होगी और बड़ा ये महसूस होगा कि जीआईसी का पेपर वास्तव में बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी को दिखा भी दे रहा हूं ताकि फिर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके चीजों को समझेंगे तो आपको ज्यादा और अच्छे समझ में आएगा। आप सभी देखिए साथियों, आप सभी के सामने ये जीआईसी का पेपर है और ये जो जीआईसी का पेपर पिछली बार आया था, ये 2020 में आया था इसका पेपर और 22 में इसका एग्जाम हुआ था। आप सभी को दिखा कि इसमें देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्यों आपके लिए टफ है और एलटी ग्रेड क्यों आसान है, ये थोड़ा मैं बता दूंगा ना तो आप सभी को थोड़ा राहत मिलेगा। क्योंकि आप में से बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं
जो कि जीआईसी एलटी ग्रेड दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा तो राहत महसूस करेंगे कि अरे एलटी ग्रेड आसान है। तो जरा देखें आप कि ये जो आपका जीआईसी का पेपर है, यहाँ पे देखा जाए तो सेक्शन ए है। जो सेक्शन ए है, यहाँ पे सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस रहेंगे और ये हर 5 क्वेश्चन जो है आपको 250 वर्ड्स में आंसर देना है। और आपका जो सेक्शन बी है, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और इन क्वेश्चन के जवाब आपको कितने देने हैं, 150 वर्ड्स में देने हैं। और जो सेक्शन सी होगा, तो सेक्शन सी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मिलेंगे और उनका जवाब 50 वर्ड्स में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि 3 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और जब क्वेश्चन आपसे 250 वर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा 200 वर्ड में, जितना ज्यादा वर्ड में पूछा जाएगा उतनी ही ज्यादा आपको क्रिएटिविटी की यूज करनी पड़ेगी क्वेश्चन के आंसर लिखने में। और साथ ही साथ आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके साथ साथ आपको बहुत ढेर सारा बैकग्राउंड और इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और अपने आंसर को बहुत ढेर सारे कोटेशंस से भी सजाना पड़ेगा। तो वो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैं एलटी वाले अपने साथियों को बताता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी है, थोड़ा सा आपके लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना इन कंपैरिजन टू जीआईसी पीजीटी आसान है। अब आपको मैं बता दूं जल्दी से कि कैसे आप एलटी ग्रेड में बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं और कितना कितना टाइम आपको एग्जैक्टली देना है क्वेश्चंस को 3 घंटे के अंदर करने के लिए। ये काम आप अभी से शुरू कर देंगे तो आसान हो जाएगा। अब जैसे जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि 10 क्वेश्चन आपके स्टार्ट आएंगे और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आएंगे और ये हर एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है। तो अब आपको जो है जब ये आपको लिखना है 125 वर्ड्स में, ये लिखना है 200 वर्ड्स में, कितना कितना टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ी जरूरी चीज है और उसी का प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो 3 घंटे का पेपर है तो आपके पास 18 मिनट्स। अब इसी के हिसाब से डिसाइड करिए। मैंने अपने एस्पिरेंट्स को बताया है कि आप लोग शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन लिखेंगे जो 8 मार्क्स के हैं, आपको 6 मिनट से ज्यादा इसको नहीं देना है। कितने मिनट देने हैं, 6 मिनट देने हैं। क्यों 6 मिनट देने, अगर आप 6 मिनट भी देंगे तो ये सारे क्वेश्चन मिला के कितना आपसे समय ले लेंगे, 60 मिनट ले लेंगे। ये देख लीजिए आप। तो आप इसको 6 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते और मैं तो बार बार कहूंगा कि आप इसको 5 से 6 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट इसलिए कि जो क्वेश्चन छोटा है उसको और थोड़ा कम में निपटाने की, यहाँ इजी है तो 5 मिनट में भी निपटाइए। फिर उसके बाद हम आते हैं जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको 12 नंबर मिलना है, जो 200 वर्ड्स में लिखना है। इसके लिए आप कितना समय देंगे, तो इसके लिए मैं साथियों बता दूं कि आप इसके लिए 10 मिनट का समय निर्धारित करिए, क्योंकि अगर 10 मिनट भी आप देंगे तो आपको कितना लग जाएगा, 100 मिनट लग जाएगा। 100 मिनट लग जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम एवरेज जो है 6 मिनट यहाँ मान के चल रहे हैं तो 60 मिनट आपका शॉर्ट में लग गया, और अगर आप ऑन एवरेज 10 मिनट मान के चल रहे हैं लॉन्ग में तो 10 क्वेश्चन में आपके 100 मिनट हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 160 मिनट, और आपके पास समय कितना है, 180 मिनट ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा आप टाइम दे पाने की स्थिति में है ही नहीं। आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 6 मिनट से ज्यादा किसी भी दशा में ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब को अगर आप इस टाइम पैटर्न को फॉलो करते हैं तब भी आपके पास केवल जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है वो केवल कितना बच रहा है, 20 मिनट्स बच रहा है। जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बच रहा है वो कितना बच रहा है, केवल 20 मिनट्स बच रहे हैं। तो अब 20 मिनट्स तो आपको कम से कम चाहिए ही, क्योंकि 20 मिनट इसलिए चाहिए, बीच में जो और चीजें जरूरत पड़ती है, या आपको वॉशरूम जाना पड़ गया, पानी पीने जाना पड़ गया और डिस्टरबेंस होता है थोड़ा बहुत, तो 20 मिनट का जो समय है वो समय ऐसे भी बर्बाद हो जाना है। और अगर मान लीजिए कि केवल आपका 10 मिनट का समय बर्बाद हुआ तो भी आपके पास 10 मिनट है, तो आप कम से कम रिवाइज कर सकते हैं। आपने पूरे क्वेश्चन को कर लिया, कहीं कोई मिस्टेक है, एक बार कम से कम मेरा ये मानना है कि 10 मिनट का समय आपके पास इसलिए होना चाहिए एट द एंड कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार सरसरी निकाल देख पाए। कहीं पे आप कोई वर्ब छोड़ जाते हैं, जैसे फ्लो में लिखते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि हम सोच रहे हैं, मन रहा है, लिख रहा है हाथ,
होता क्या है कि मन और हाथ के बीच में बहुत बार कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी रह जाती है। मैंने बहुत बार देखा है कॉपी चेक करने के दौरान कि कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है। जितनी तेजी से मन सोच रहा है उतनी तेजी से हाथ नहीं चलता है, और बीच में कुछ वर्ड्स, कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ब्स, ऐसे बहुत सी चीजें छूट जाती हैं बस। तो होता क्या है, जब आप एक सरसरी निगाह से, जब आपके पास 10 मिनट 20 मिनट आपके पास इन एडवांस बचा रहेगा, तो आप उसमें रिवाइज कर पाएंगे, और ऐसा कोई भी कमी है तो आप उसको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि कभी एक वर्ड से पूरे सेंटेंस का मतलब बनता है और करता है। तो ये बात बहुत जरूरी है। एक बार सरसरी निगाह से आप अपने क्वेश्चन को देखने के लिए 10 से 15 मिनट का एवरेज टाइम बचा लें। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास ये समय होता है तो इस दौरान आप जो है कुछ अंडरलाइन करने का भी काम कर सकते हैं, जो आपको महत्वपूर्ण चीजें लग रही है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही शानदार मैंने पैटर्न बताया। आप आज से, मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप सभी कोई भी चीज पढ़े, जैसे आप मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो मूवमेंट में रोमांटिसिज्म हो गया, या नियो क्लासिसिज्म हो गया, या मॉडर्निज्म हो गया, कोई मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो आप शुरू करिए यही पैटर्न पे। आप दो, हर एक क्वेश्चन को दो प्रकार से लिख सकते हैं। आप एक शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट वाले को आपको मात्र 120 वर्ड में लिखने हैं, 125 वर्ड में। तो आप एक बार अपनी A4 साइज की एक कॉपी ले लें और उसमें जो है आप बना लें। आप ये देख लें क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, एक लाइन पर कितने वर्ड्स वो लिख रहे हैं, इस तरह आप समझ जाएंगे कि आप लगभग कितने लाइन में 125 वर्ड लिख लेते हैं। थोड़ा सा उससे एक दो लाइन इधर उधर चलेगा, तो ये आप बैलेंस बना के करना शुरू कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि अब लिखने की प्रैक्टिस धीरे धीरे आप स्टार्ट कर दें। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि आप लिखने की बात, हमने बहुत से बच्चों को देखा लिखना शुरू कर दिया, लेकिन सब बता रहे हैं सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी चीजें हम नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप ये 6 मिनट का समय दे रहे हैं, तो हम तो 6 मिनट में कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें 15 मिनट लग जा रहा है, 20 मिनट लग जा रहा है, तब भी हम पूरी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रही है। चीजों को क्या है कि आपने लिखना एक लंबे अरसे से छोड़ दिया है, तो अब तो हैबिट में कहीं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात की आपकी आदत हो गई है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए आप तैयार नहीं है। अब कैसे करें इस प्रॉब्लम और इस समस्या का समाधान? तो मैं आप सभी से कहूंगा कि एक ऐसी रफ कॉपी जो बहुत सस्ती वाली होती है उसे लेके आए, और आपको सबसे बड़ी चीज क्या करना है कि आप जो भी टॉपिक अब पढ़ रहे हैं, तो अब क्या होगा कि जब आप आंसर राइटिंग लिखने जा रहे हैं तो वो फैक्ट अगर नहीं पता तो लिखोगे कैसे? अब रेनेसा की आप बात कर रहे हैं और आपको पता है नहीं कि रेनेसा एग्जैक्टली कब से स्टार्ट हुआ, कौन सा ईयर है, वो कौन सा प्लेस है जहां से स्टार्ट हुआ। कांस्टेंटिनोपल की स्पेलिंग आप नहीं लिख पा रहे हैं, कैसे हो पाएगा? जब ऑप्शन था तो आप आसानी से पकड़ लेते थे, लेकिन अब तो आपको हर चीज की स्पेलिंग आनी चाहिए, आपको ईयर याद होना चाहिए, तब जाके आप बेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ी सी आप हड़बड़ी ना करके, बल्कि आप कोई क्वेश्चन लिखना जा रहे हैं उससे पहले आप कम से कम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी मेजर फैक्ट्स हैं, उस 10 बार 20 बार अपनी रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करें। और मैं बार बार कहूंगा कि कभी भी आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसमें पूरे सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस ना करें, आप केवल फैक्ट्स को रटें, फैक्ट्स को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें। जब एक बार फैक्ट्स आपके सारे याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो सेंटेंस तो फिर आप बनाने ही लगोगे। फैक्ट्स को सेंटेंस में डालना है, फटाफट आपका बनके रेडी हो गया सारा। ये चीज है। दूसरी बात यह है कि जब आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो शॉर्ट आंसर में हेडिंग डालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। यहां तक कि आपका लॉन्ग आंसर भी सिर्फ 200 वर्ड का है, यहां भी आप हेडिंग डालने से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा ज्यादा कंटेंट देना है, तो आप अगर हेडिंग कम डालेंगे तो आप अपनी बात ज्यादा कह पाएंगे। क्योंकि हेडिंग डालने का मतलब आप पेन बदलते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और उस हेडिंग को फिर आप आगे एक्सप्लेन भी करते हैं, तो करते ही हैं। तो जरूरत नहीं है आपको हेडिंग डालने की। मैं आपको हेडिंग की बजाय सीधे हम कहेंगे कि आप पैराग्राफ पढ़ लिखें, और जो हेडिंग आप शुरू में डालने वाले हैं वो वर्ड कहीं ना कहीं जब आप शुरू करते हैं पहला सेंटेंस पैराग्राफ, तो उसमें वर्ड आता ही है, आप उसको बाद में हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें, काम हो जाएगा। तो आप इस तरह से चीजों को कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हेडिंग का तो ये तरीका है, इसको रोकें और इसकी बजाय आप पैराग्राफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात कहने की कोशिश करें, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है कि कई बार हमारे पास समय कम है, स्पेस कम है, तो आप छोटे छोटे रेखा चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं,
सपोज करिए आप सोनेट की बात कर रहे हैं, तो आप सोनेट पे जैसे आप है, तो आप सोनेट कैसे कर सकते हैं? आप बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे सोनेट 3 प्रकार का होता है, तो आप ऐसे आपने एक छोटा-सा बना लिया और यहाँ पे सबसे पहले आपने सोनेट लिखा कि ये पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है? तो आपने पेट्रार्कन कर लिया। फिर सेकंड नंबर पे आपका जो इंग्लिश सोनेट है, तो आपने इंग्लिश लिख लिया। इंग्लिश को ही हम शेक्सपियरियन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपने फिर ब्रैकेट में शेक्सपियरियन लिख लिया। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? स्पेंसरियन सोनेट है, तो आपने स्पेंसरियन सोनेट लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे क्या है? आपको लगता है कि कर्टल सोनेट आपको लिखना है, तो आप कर्टल सोनेट लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको और बताना है तो आप मिल्टॉनिक लिख लीजिए। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो आप देखिए कि आपने बहुत कम शब्दों में, कम जगहों पे आप इस चीज को ऐसे-ऐसे दिखा सकते हैं और आप इसको बेहतर करने के लिए आप अगर आदत डाल लें तो मुश्किल से ये सारा काम आप आधे मिनट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कैसे करें कि आप ऐसे डायग्राम बना के अभी रेडी करते जाएँ और उसी को बस देख के आप फैला सकते हैं बहुत आसानी से। अब जैसे ये सोनेट है, तो इसी के नीचे आपने लिख दिया सोनेटो, ठीक है, सोनेटो आपने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने लिख दिया अ लिटिल साउंड, अ लिटिल साउंड, तो ये आपके सामने हो गया। और यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे पेट्रार्कन है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा जो है इसका राइमिंग स्कीम, इसका राइमिंग स्कीम लिख सकते हैं, इसका राइमिंग स्कीम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका 10.5 लाइन होता है या 11 लाइन होता है, तो ये आपने लिख दिया। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे जो उससे रिलेटेड है, जो बहुत ही ज्यादा हाईली रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट प्रैक्टिशनर का नाम या उसकी राइम स्कीम का नाम या उसमें लाइंस कितनी है, जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप वहां पे साइड में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आप यदि करते हैं तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा आपकी तैयारी के लिए। आप एग्जाम में बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अगर इस तरह बना के आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास हर क्वेश्चन के लिए एक अपना डायग्राम होगा और मुश्किल से एक छोटे से डायग्राम को जब देखेंगे तो आपके आंखों में सारा पूरा पूरा एकदम क्लियर आ जाएगा कि वास्तव में एग्जैक्टली इसमें मुझे लिखना क्या है। और अब डिपेंड करता है कि शॉर्ट आया कि लॉन्ग आया। शॉर्ट आया है तो आप कम इलेबोरेट करिए, लॉन्ग आया है तो ज्यादा इलेबोरेट कर दीजिए, हो गया आपका काम। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज के लेक्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे और इस तरह से आप चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब एक दूसरी बात, ये एक बहुत आप लोग का डाउट है, ये भी मैं दूर कर दूं आज ही के लेक्चर में कि सर ये बताइए कि इसमें क्या लिटरेचर ही आएगा कि ग्रामर, वोकैबुलरी और भी चीजें आ सकती है? तो अब इस प्रश्न का समाधान आपको ये जो जीआईसी का पिछली बार का पेपर है इससे हो जाएगा। आप देखें जो ये सेक्शन ए है जो 250 नंबर के है, इसमें तो इन्होंने सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहाँ पे राइट अ नोट ऑन ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, या फिर राइट अ नोट ऑन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, ठीक है, या डिस्कस ऑन द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, या एनालाइज आर्यन टैगोर्स, ठीक है, या डेफनेस ऑफ यूजिंग इमेजिनी इन हिज पोएट्री, और फिर डिस्कस मुल्क राज आनंद एज अ सोशल रिफॉर्मर। आप देखेंगे, देखिए जितने लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, ये सीधे सीधे नहीं आए हैं, किसी भी डायरेक्ट वर्क से नहीं आए हैं, बल्कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको हाई लेवल पे इमेजिनेशन की जरूरत है, आपको क्रिएटिविटी के साथ इन सारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। और जब आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे तो आपको इनके जितने भी वर्क्स हैं उन सबको आपको कहीं ना कहीं एज एन एग्जाम्पल यूज करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ ध्यान दें, जैसे चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में आपको आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की बात की जा रही है, तो इनके हर नॉवेल को उठा उठा के जो आपको महत्वपूर्ण लगता है कम से कम 3-4 नॉवेल्स को आपको उठाना पड़ेगा और वहां से एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने कहा ना कि जितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, शॉर्ट आंसर्स काफी आसान हो जाते हैं क्योंकि वो टू द पॉइंट होते हैं। हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चंस पे, अभी हम आपको बस एक दिखा रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो बारी बारी से हम सब चीजों बात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दें, ये आपको जो है 150 वर्ड में हर क्वेश्चन लिखने हैं, 150 वर्ड्स में। और यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा टू द पॉइंट होने की कोशिश की गई है
और इस वाले में आपसे ज्यादातर आप देखिए आपसे बात की जा रही है मूवमेंट की, क्योंकि मूवमेंट वाले में आप जो है बहुत आराम से लिख सकते हैं 150 शब्दों में। तो यहाँ पे ध्यान दें, रिफॉर्मेशन के इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, सैलिएंट फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म की बात की जा रही है, प्री रैफेलाइट पोएट्री की बात की जा रही है। तो अगर आप ध्यान दें तो 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये यहाँ पे मूवमेंट से पूछ दिए। तो इसीलिए मुझे बार बार लग रहा है कि जो मूवमेंट का सेक्शन है वो आप लोगों के लिए भी जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूवमेंट का ऐसा सेक्शन है कि वो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी, क्योंकि आपका जो लॉन्ग है वो 200 वर्ड का है। ठीक है, तो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। आप तैयार हैं तो मूवमेंट दोनों में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण मुझे दिखाना है कि और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए जो सेक्शन सी है इसका, जिसमें ये आपसे हर क्वेश्चन को 50 वर्ड में कह रहे हैं लिखने के लिए, तो ये वाला जो सेक्शन सी है इसमें इन्होंने बहुत सी चीजें भर दी है। और अक्सर होता क्या कि हम सोच रहे हैं सर ये 50 वर्ड में कह रहे हैं लिखने के लिए, तो इसका मतलब एक ही कोई क्वेश्चन होगा जो कि 50 वर्ड में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान दें, यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन को देखिए 2 गुणे 5 कर दिया है, यानी 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और आपसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब यहाँ पे ये देखिए फिगर ऑफ स्पीच को आपको बताना है, यानी हर आपको पांचों को एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे और एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जो आपके क्वेश्चन हैं, जो 8 नंबर के क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के, ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे कि चलिए आप 4 फिगर आप स्पीच लीजिए और इनको आप दो एक एक फिगर आप स्पीच को विद एग्जाम्पल बताइए। तो ये आप लोग के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप समझ लें। फिर उसके बाद देखिए आप ये वाला देखिए वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन आ गया। हम बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं वोकैबुलरी नहीं आएगा। देखिए सम वर्ड्स हैव बीन गिवन बिलो, गिव देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होमोनिम्स एज आज फॉर सून आफ्टर द वर्ड एंड यूज द आंसर्स इन द सेंटेंसेस। यानी यहाँ पे देखिए इन्होंने 5 वर्ड दे दिए हैं और पांचों वर्ड के सामने ब्रैकेट में इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं और ये कह रहे हैं कि आप बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि आप इनके सिनोनिम भी बताइए और साथ ही साथ आप एक सेंटेंस में यूज करके दिखाइए। तो ये समझ लीजिए कि ये आप अभी तक नहीं करते आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो केवल सिनोनिम एंटोनिम मानना होता है, यहाँ तो यूज करके भी दिखाना है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सभी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते आ रहे हैं, इतने दिनों से ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, आप लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो आप सोच रहे थे कि नहीं वोकैबुलरी नहीं आएगा, यस वोकैबुलरी आएगा और बहुत अच्छे से आएगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आता है तो फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब आगे ध्यान दें, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि और भी देखिए क्या पूछ रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन योर सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। आपको इडियम्स, ये जितने भी इडियम्स हैं इनको आपको सेंटेंस में यूज करना है और साथ ही साथ इस तरह से यूज करिए कि मीनिंग पता चले। सिंपल सी बात है, यानी आपको ये जो इडियम है इनको लिखना पड़ेगा। और जैसे एसिड टेस्ट है, तो आप सभी को पता है कि जब कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क आपको दे दिया जाता है तो आपके लिए एसिड टेस्ट है, एसिड टेस्ट है। तो आपको ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, इसकी मीनिंग लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप इसको यूज इन सेंटेंसेस कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो आप देखिए ईडीएम भी आ गया, एक नहीं 5-5 ईडीएम आया हुआ है, हर ईडीएम 2-2 नंबर का है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूरी तरह संभावना है। आगे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको आइडिया दे रहे हैं कि वास्तव में आपके एग्जाम में कैसे आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दें, यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब टू योर सेंटेंसेस एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। ये जो फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है इसको आपको यूज करना है। तो मीनिंग पता नहीं तो यूज कैसे कर पाओगे। तो मैं कहूंगा कि अगर मीनिंग पता है तो आप मीनिंग पहले दे दीजिए, फिर इसको इन सेंटेंस यूज करिए। ये भी देखो बहुत बेहतरीन है। यानी ये आपके लिए अब काफी मेहनत का काम है और आप सभी को अभी से बहुत अच्छे से लगना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर कर पाएंगे। अब आगे ध्यान दें, ये क्या आपसे पूछ रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग लीस्ट करेक्शन। यानी आपको जो है ये सेंटेंसेस दोबारा लिखना है। इन सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को दूर करके आप इसको दोबारा लिखें। तो ये एरर से रिलेटेड सेंटेंसेज है और आप सभी को इसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है,
आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दें, ये क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ये काफी डिफिकल्ट और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मली आप लोग के जब एग्जाम में आता है तो केवल एक सेंटेंस आता है और आप उसे 4 ऑप्शन देख के कई बार डिलीट मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको सारा चेंज करना है और एक सेंटेंस नहीं बल्कि एक ही में पूरा पूरा पैराग्राफ दे दिया। ये निश्चित तौर पे आसान नहीं है, अच्छे प्रैक्टिस की जरूरत है और बहुत अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। तो ये निश्चित तौर पे जब आप लोग मेंस की हमारे पास करेंगे क्लासेस तो हम आपको रेन एंड मार्टिन की बुक में बहुत ढेर सारे डायलॉग्स दिए हैं जिनको जो है पैसे आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो हम वो सारी चीजें कराने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हर चीज इन्होंने पूछ लिया है कि चेंज द वॉइस एज रिक्वायर्ड द फॉलोइंग। आपको वॉइस में चेंज करना है जैसा कि ब्रैकेट में बताया गया है। तो कभी ये चेंज द पैसिव वॉइस कह रहे हैं, कभी एक्टिव वॉइस कह रहे हैं, ज्यादातर तो पैसिव वाला ही है। तो ये सारे आपको करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद करना है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखें आप क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी का ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है और ये पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग एज रिक्वायर्ड अगेंस्ट देम। आपको इनको ट्रांसफॉर्म करना है और ब्रैकेट में जो आपको बताया गया उसी तरीके से करना है। जैसे न्यूज इज टू गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो यहाँ पे आपको एडवर्ब टू का यूज करना है। इसी प्रकार से इस सेंटेंस जो आपका असर्टिव है इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। ये जो सेंटेंस है इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है और ये जो सेंटेंस है ये आपको कंपेरेटिव में, ये भी ये सुपरलेटिव में है, ये आपका सिंपल है, इसको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में इसको भी कंपेरेटिव में बनाना है। तो निश्चित तौर पे जो है आपकी ग्रामर की पूरी पूरी चेक की जा रही है और आपको नहीं आता है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए हर तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चेंज करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड को, ठीक है। कन्वर्ट अ कंपाउंड सेंटेंस, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। यानी अगर देखा जाए तो जो आपका कंपोजिशन का पूरा पूरा सेक्शन था वो पूरा पूरा आ रहा है। आपसे सिंथेसिस पूछा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, आपसे जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है, आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है। ये 4 सेक्शन बहुत बड़ी बिल्डिंग मानी जाती हैं ग्रामर की और इन चारों सेक्शन से हर एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर भी आप ध्यान दें कि आपके ढेरों क्वेश्चन जो है इन चारों सेक्शन से मिला के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या था कि आप एमसीक्यू में बहुत आसानी से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पे भाई अच्छी पकड़ नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। और सबसे लास्ट में अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी ध्यान दें, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने देखिए स्क्रीन पे है। आपसे कहा जा रहा है कि सर्टेन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव बीन जम्बल्ड, रीअरेंज द पार्ट टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस। यानी ये जो है रीजम्बल्ड किया गया है, यानी सेंटेंस आपका है उसको उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, उसके अलग अलग पार्ट्स को। अब आपको क्या करना है, उन सबको फिर से एक क्रम में सेट करके सही सही बनाना लगाना है ताकि मीनिंग निकल पाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन है और ये निश्चित तौर पे आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की समझ बढ़ाएगी और ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस निश्चित तौर पे करेंगे। और ये देखिए पूरे 10 सेंटेंस आए हैं, बहुत ज्यादा ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे लास्ट में हम आते हैं और सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में आपसे पैसेज भी पूछ लिया गया है। ये काफी मतलब समझ लीजिए कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो इन्होंने कंपोजिशन का शामिल नहीं किया है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट स्ट्रिक्टली इन योर ओन लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। यानी ये पैसेज आपको पढ़ना है और पैसेज के बाद आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो आप देख सकते हैं पैसेज भी छोटा नहीं है, ठीक ठाक बड़ा है और फिर आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप सभी देख सकते हैं, इनको अपने शब्दों में जवाब देना है। यानी आप पैसेज पढ़ेंगे, कई बार क्या होता है पैसेज में डायरेक्ट आंसर मिल गया तो आप वहां से उठाएंगे, लेकिन जब आंसर देंगे तो आपको पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि इसका सेंटेंस क्या है, इसका टेंस क्या है और जिस टेंस जिस सेंटेंस में पूछा जाता है उसी मेथड से आपको जवाब देना होता है। यानी निश्चित तौर पे आपको आंसर पैसेज में मिलेगा, लेकिन उसको अपने तरीके से आपको टेंस वगैरह के साथ फ्रेम करके देना होगा जवाब। ये बहुत बार डायरेक्ट भी नहीं मिल सकता है,
तो आप ऐसी कंडीशन में उसको थोड़ा-सा देख के, समझ के फिर जवाब देंगे। कई बार जैसे आपसे पैसेज का टाइटल पूछ लिया जाता है, तो टाइटल तो आपको सोच समझ के देना पड़ेगा, देख के, पढ़ के। अक्सर वो शुरुआत की लाइन में मिल जाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं या पूरा पैसेज जिस थीम पे बेस करके होता है, उसको आप टाइटल दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन आप देख सकते हैं कि इतने बेहतरीन तरीके से ये पेपर बनाया गया है, जीआईसी का पेपर है और एकमात्र आप सभी के सामने मॉडल है, एग्जाम्पल है, जिसको बेस करके आप कह सकते हैं कि यस ऐसा ही एलटी ग्रेड का पेपर आएगा। और अच्छी बात ये है कि ये पेपर काफ़ी लेंथी है, बड़ा है, तो इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएँगे और कितने प्रकार से आ सकते हैं। तो आप ये निश्चित तौर पे समझ लो, जैसा कि कई लोग बता रहे थे कि भैया ग्रामर में तो कुछ नहीं आने वाला। कुछ लोग कह रहे थे भैया केवल लेटर राइटिंग आएगा और डायलॉग राइटिंग आएगा, लेकिन अब सब भूल जाइए। लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ट्रांसलेशन की बात की जा रही थी, लेकिन अब तो यहाँ भैया सब कुछ आने वाला है। यानी आपको सिनोनिम, एंटोनिम भी बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है इडियम्स, फ्रेजेस भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक चीज मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि फ्रेजल वर्ब भी काफी संख्या में पूछा गया है। तो आपको हर एक चीज पे काम करना पड़ेगा पूरी तरह से, पूरी तल्लीनता के साथ, और लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सिर्फ जानने से और केवल वो कहते हैं ना कि ऑप्शन आएगा तो मार देंगे, अब उससे तो काम चलने वाला नहीं। यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। सबसे बड़ी चीज है। और हम आपको निश्चित तौर पे प्रैक्टिस करवाएंगे हर एक चीज की, ठीक है। तो आप लोग ग्रामर सेक्शन पे भाई काम करना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से। बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए कुछ सोच रहा हूं कि जो पैसेज, जैसे आपने देखा पैसेज, जैसे अनसीन पैसेज में लेकर आप सभी के लिए आऊं और आपको यहीं पे मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊं। मैं कोशिश करूंगा कि जो पैसेज वगैरह है, ग्रामर के जो सेक्शन है, उनके लिए लेकर कुछ ना कुछ, मतलब हर सेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लेकर आऊं, और जिससे आपको बहुत लाभ मिले। लेकिन उससे लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुझे सपोर्ट करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो है इस वीडियो को वायरल करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में भेजें, ताकि सबको समझ में आए कि यस अब एसके सर आ चुके हैं आप लोग के लिए कुछ बेहतर मटेरियल लेकर, आप लोग को बताने के लिए। और आप सभी को मैं बताऊं कि जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। और एक हाइप का बटन होता है, अगर आप हाइप बटन को दबाते हैं तो हमारी वीडियो बहुत तेजी से आपके दूसरे साथियों के बीच में फैलेगा, और इससे जो है हमें बहुत आसानी होगी आप सभी के बीच में फैलने में, आप सभी के बीच में पहुंचने में, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी के जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर अपनी तरफ से क्वेश्चंस लेकर आने में। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आप समझ चुके होंगे और आज ही से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। जो हमने आपको बताया कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को आपको कितने वर्ड्स में करने हैं, आपको करने हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन 125 वर्ड्स में, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन 200 वर्ड्स में। शॉर्ट आंसर टाइप को कितना मिनट देना है, मैक्सिमम 6 मिनट, और लॉन्ग आंसर टाइप को कितना मिनट देना है, 10 मिनट। तो ये क्राइटेरिया बना के आप करिए, लेकिन निश्चित तौर पे पहले आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लिख के रखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब जाके आप आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो छूटेगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ग्रामर में आपने देख ही लिया है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आया है। इसी तरह आपके लेटर राइटिंग भी आपके सिलेबस में है, तो लेटर राइटिंग के जितने भी टाइप्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ ही साथ डायलॉग राइटिंग भी आपके सिलेबस में है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप हर तरह से पूरी तरह से तैयार रहें, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और अभी फैक्चुअल प्रैक्टिस खूब जम के करें, लिख के जब भी समय मिले फैक्चुअल चीजों को अपने आंख में रिमाइंड करें, अपनी माइंड में, और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। फिर बाकी तो क्वेश्चन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फैक्ट्स पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लिख लेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि जितने भी आपके सिलेबस में से पोएम्स हैं और जो भी नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, आप उनसे रिलेटेड उनके जो महत्वपूर्ण लाइंस हैं उनको निश्चित तौर पे तैयार करना शुरू करें। हर पोएम की कुछ थीम्स होंगी, उस थीम से रिलेटेड लाइंस होंगी। अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स को लिया होगा तो मैंने हर बार नोट्स में आपको थीम दिया है हर चैप्टर में, और जब थीम दिया है तो उसके साइड में हमने उस लाइंस को भी दिया है, उन लाइंस को जो उस थीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप उन्हें निश्चित तौर पर लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो लाइंस आपको निश्चित तौर पे आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और अगर आप उन्हें लिखते हैं तो निश्चित तौर पे एग्जामिनर्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक अंतिम में जाते आते सबसे बड़ी सूचना कि आप सभी के लिए मैं बीच बीच में अपने बहुत ढेर सारे ऐसे मित्र जो कहीं ना कहीं लेक्चरर हैं, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं,
ऐसे ढेर सारे मित्रों को मैं बीच बीच में उनकी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, सेशन लेके आ रहा हूँ। अभी मैंने हाल ही में एक सेशन आज ही के दिन डाला है यूट्यूब पे, जो सेशन जो है हमारे एक जूनियर हैं बीएचयू के और बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, जो अभी इस समय जो है जीआईसी में लेक्चरर के पद पे तैनात हैं। और उनका जो है फिलहाल जो आपका जीआईसी 2020 का हुआ था उसमें जो है 6th रैंक आया था। उनका इंटरव्यू चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, उन्होंने कैसे मेहनत किया, आपको कैसे करना चाहिए, कैसे आप जो है टॉप 10 में आए। तो आप बिल्कुल उनकी वीडियो देखना ना भूलें। और 23 तारीख को हम आप सभी के लिए एक और फिर बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हमारे मित्र मुकेश गुप्ता जी आने वाले हैं। मुकेश गुप्ता जी आपको जो है स्पेशली आपका लिटरेचर किसी नावल के एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आएंगे। वो प्राइड एंड प्रेजुडिस हो सकता है, एनिमल फार्म हो सकता है, या ग्रेट एक्सपेक्टेशन हो सकता है, कोई भी जो उनको पसंद आएगा उन्होंने कहा हम लेकर आएंगे और उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर पे डिस्कशन करेंगे आप सभी के साथ। तो मत भूलिएगा 23 तारीख को, सेव कर लें डेट, 23 तारीख को 3 बजे शाम को हम आप सभी मिलने वाले हैं श्री मुकेश गुप्ता सर से, जो कि इस समय अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शाहजहांपुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के थ्रू। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी को बेस्ट ऑफ